ऊपर ऊपर से हमने पढ़ा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं लिया हमने जिंदगी के प्रॉब्लम्स में, नहीं है लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए उसको कभी उस एंगल से नहीं देखा है। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में वो कैपेबिलिटीज है कि उसको अपन सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सोसाइटी या हमारे पर्सनल प्रॉब्लम या एजुकेशनल प्रॉब्लम जो भी होगा उसमें उसका सोल्यूशन मिल सकता है, बट वो आपको एजुकेशन सिस्टम ऐसे डेवलप करना पड़ेगा। ये देखा जा सकता है इसमें, और वो किस चीज़ों में मतलब अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है या फिर उसका परफॉर्मेंस किस फील्ड में कैसे है, वो अपन स्टार्टिंग से उसको देख सकते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक मेजर रोल है बच्चों के करियर सिलेक्शन, बट देखा जाए तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट ये भी नहीं करता कि लोग अपने मतलब पेरेंट्स अपने एस्पिरेशंस बच्चों के ऊपर थोपते हैं और उसकी एबिलिटी को देखते हुए उसका करियर सिलेक्शन ना करते हुए वो अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से उनको मतलब ऐसे गाइड करते हैं, उनमें अपना फ्यूचर देखते हैं। हाँ, उनमें अपना फ्यूचर देखते हैं। तो वो उसका निगेटिव इम्पैक्ट है। वैसे तो मेजर रोल पेरेंट ही प्ले करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो ठीक है, उसके कुछ एस्पिरेशन खुद के रह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कभी वो कई बार हम ये देखते हैं कि वो कंफ्यूज रहता है अपने करियर सिलेक्शन के लिए लेकर। तो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस देखता है अपने सीनियर्स का या अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग होंगे सीनियर, तो उनसे गाइडेंस देखता है। तो पेरेंट वो एक रोल प्ले कर सकते हैं ना कि भाई उसको एक राइट डायरेक्शन दे उसके इंटरेस्ट के हिसाब से या उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से या उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर अपन चाइल्डहुड से सोचे कि बच्चे का मतलब पेरेंट्स चाइल्डहुड से जैसा लगता है कि ये बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो ये आर्ट में डाल देना चाहिए, नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा कि हम उसमें क्या करें, बहुत ज़्यादा बचपन से ही प्रेशर डाल रहे, ऐसे हो गया कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चा बड़ा बन के किस चीज़ में उसका पैशन रहेगा या वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बचपन में तो बच्चा हर किसी में हर एक्टिविटी में एक्टिव रहता है। तो अगर बच्चा स्टार्टिंग में ही पेंटिंग बनाना चालू कर दे तो हम ये नहीं सोच सकते थे कि वो आगे चल के पेंटर बनेगा। सपोज मैं जैसे बचपन में सोचता था, जब 7वीं 8वीं में था, तो मैं कोई चैप्टर पढ़ लूँ, उसमें कोई कैरेक्टर होगा, तो मैं सपोज करता था कि बड़ा होकर मैं वही बनूंगा, बट आज मेरा एस्पिरेशन चेंज हो गया। So my second question is, what is the purpose of education? तो एजुकेशन का पर्पस कहीं ना कहीं खुद के विजडम के लिए ऐसे माना जाता है, या यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि एजुकेशन उनको किसी चीज़ के सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ आप उसके नॉलेज के पर्पस के हिसाब से एजुकेशन लो, आप उसमें आपके जो गोल्स है, ठीक है, उसके अलावा आपका जो पैशन है वो भी देख सकते हो उसमें। तो ये पैशन और वो गोल्स आपके कहीं ना कहीं आपको उस लेवल तक के ले जाएंगे जहाँ आपको विजडम भी मिलेगा। विजडम मीन्स कि एजुकेशन से आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, लाइक दैट। That is the real purpose of education. हाँ, दैट इज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन रिटेन करना है या इंफॉर्मेशन गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, यही उसका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, बट जैसे कि अभी सोसाइटी का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि इसके पास डिग्री है, हाँ, ये 12th ग्रेजुएट है तो ही पढ़ा लिखा है। नहीं, अभी तो एजुकेशन का पर्पस भी बदल चुका है भाई, ये पढ़ लिख लिया तो कहीं जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा कमाना चालू कर देगा, इतने ही तक के उनका पर्सपेक्टिव सीमित मतलब लिमिटेड है। किसका? सोसाइटी का। हाँ, पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई इंजीनियर बन जाए तो अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, या डॉक्टर बन जाए तो अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। हाँ, आजकल एजुकेशन का पर्पस लिमिटेड हो चुका है, सिर्फ सैलरी या फिर अच्छी जिंदगी उसको बोल सकते हैं आप। जैसे कि मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ इज आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम? अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम ये बोल सकेंगे कि इसमें अभी काफ़ी और डेवलपमेंट में बाकी है।
जो सिस्टम चल रहा है वो काफ़ी पुराना है वैसे। एजुकेशन सिस्टम में ये एजुकेशन सिस्टम डायनामिक होना चाहिए। जैसे आपकी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसके हिसाब से आपके एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए। बट वो चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी लेट आते हैं। जैसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे तो अभी रिसेंटली 2020 में उसमें चेंजेस हुए, लेकिन वो देखोगे तो एक बड़े गैप के बाद में हुआ है। जैसे उसके लास्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 84 या 86 समथिंग में आई थी। तो ये 15 साल के गैप के बाद में उसमें रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि पीरियड चेंज होके 4-5 साल में इसमें अपडेट कर सकते हैं। मतलब विदिन 5 years और विदिन 10 years? विदिन 10 years ज़्यादा हो जाएगा। विदिन 4 to 5 years you have to change your curriculum, model of your education system and exam patterns। अभी जैसे हम अगर देखने जाए तो 10th and 12th का कहने की इम्पोर्टेंस हम धीरे धीरे कम होते हुए देख रहे हैं, और वैल्यूज उसकी कम होते हुए देख रही है 10th और 12th की। फिर भी पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि 10th और 12th का, तो वो प्रेशर हटाने के लिए आपको वैसे चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके एजुकेशन पॉलिसी। लाइक एग्जाम्पल 10th और 12th के बोर्ड को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मोड में वैसे तो गवर्नमेंट डाल ही रही है, ठीक है। आपने जैसे बेस्ट ऑफ 5 क्राइटेरिया ला लिया, देन सिर्फ वो रिटन एग्जाम ना रहते हुए आप उसमें MCQ ऐड करना, और उसके अलावा आपका प्रैक्टिकल मार्क्स उसमें ऐड करना कॉलेज के स्कूल के परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें कहना कि उसको रिलैक्सेशन फॉर्म में ला रही है। जैसे स्टार्टिंग में होता था 100 मार्क्स का पेपर जो था वो आपका टोटल रिटन पेपर रहता था, 80 मार्क्स का होता है, अभी 80 मार्क्स से होता है, एग्जैक्टली। तो देन प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, मतलब ये शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, रिटन मोड एग्जाम से लेके प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम लानी पड़ेगी, जहाँ उसकी मार्किंग्स डिवाइड करोगे कि उसकी साल भर की एक्टिविटी कैसे है, देन प्रैक्टिकल्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको इंक्लूसिव आप स्टडी बोलोगे, इंक्लूसिव उसका परफॉर्मेंस देखोगे, सिर्फ रिटन परफॉर्मेंस ना देखते हुए। अच्छा, मतलब जैसे कि बोलते हैं कि बच्चे 12th में 90% है तो हाँ एग्जैक्टली, वन टैलेंटेड पर्सन। नहीं, ऐसे नहीं होता कि आपको, ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव। लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं आप सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रखते हुए उसको एक कंसेप्ट बेस्ड फैक्ट बेस्ड नॉलेज न रहते हुए उसको सिर्फ कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न ऐसे बनना चाहिए कि उसको कंसेप्ट भी उसके क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे। वही मतलब थ्योरी बढ़ानी चाहिए। हाँ, उसको उसकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़नी चाहिए, उसका जो सोचने का डायमेंशन है वो मल्टी डायमेंशन अप्रोच उसमें आनी चाहिए, कि एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से स्टडी कर पाए, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उसमें। सिर्फ आप उसको रिटर्न एग्जाम के थ्रू देखोगे तो वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी उसकी। तो ठीक है, आप कुछ चीज़ें पढ़ लोगे और लिख लोगे, लेकिन उसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही ना, उतनी एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही। देन आपका उसको क्या बोलेंगे आप, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने के लिए, आपके थॉट्स आगे रखने के लिए वहाँ कोई स्कोप नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकते जब वो प्रैक्टिकल। हाँ एग्जैक्टली, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो वो प्रॉब्लम्स टैकल नहीं कर पाएगा, वो हो भी रहा है, जबकि हमने पढ़ भी चुके हो। हाँ, हमने पढ़ भी चुके हैं, वो मतलब हमारे करिकुलम का कभी ना कभी हिस्सा रहा है। आप ये मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनने को ना कि आपके आजू बाजू में जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन दिखने होगा उसमें। हाँ, सोल्यूशन दिखना। हाँ, और वो सोल्यूशन होता है उसमें, बट वो कैसे प्रैक्टिकली उसको मतलब प्रैक्टिकल नहीं किया उसका, जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी आप ऊपर से हमने पढ़ा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं लिया हमने जिंदगी के प्रॉब्लम्स में नहीं किया, लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए उसको कभी उस एंगल से नहीं देखा है। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में वो कैपेबिलिटीज है कि उसको अपन सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सोसाइटी या हमारे पर्सनल प्रॉब्लम या एजुकेशनल प्रॉब्लम जो भी होगा उसमें उसका सोल्यूशन मिल सकता है, बट वो आपको एजुकेशन सिस्टम ऐसे डेवलप करना पड़ेगा। So from your point of view, what do you think that our education system is
bad and what is the drawback of our Indian education system? कोई भी एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्टली गुड भी नहीं बोल सकते हाँ और उसको टोटली हम बैड भी नहीं बोल सकते। वो हम ये देखेंगे कि वो 0 to 100 के लेवल में कहाँ बढ़ जाए। So tell me about that our India education system is good case में। ओके हाँ, अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे मुझे लगता है, जो मैंने ओवरऑल उसका एनालाइज किया है, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतने बड़े पॉपुलेशन के सेगमेंट में स्टूडेंट्स के भी नंबर काफ़ी है, करोड़ों में निकलेंगे। तो उसके लिए एक लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, ठीक है। ठीक है, वो इतने सालों में डेवलप उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट थी। फिर भी ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सस्टेन कर ले रहा है जिस भी मोड में होगा, ठीक है। भले ही स्कूल और कॉलेजेस की मतलब उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं होगी, नहीं ये नहीं बोलेंगे हम, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर भी कहना कि हम जुगाड़ू सिस्टम वाले लोग, हाँ मतलब जैसे चल रहा है चल रहे हैं, हाँ जैसे चल रहा है, या फिर उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके स्कूल और कॉलेज लेवल पे वो कहना कि उतने एक एग्जांपल अगर पकड़ चलते कि एक क्लास की स्ट्रेंथ होगी 40 स्टूडेंट्स की, तो वहाँ अगर 80 स्टूडेंट्स भी आ जाए तो वो जुगाड़ करके बिठा लेंगे या मैनेज कर लेंगे, या टीचर भी होगा तो उस हिसाब से कहना कि एडजस्ट हो जाएंगे। तो वो उसका एक मतलब उसका ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, उसका एक सक्सेस है, सक्सेस इन द सेंस कि वो एडजस्टमेंट है उसमें, एडजस्टमेंट। हाँ, तो ये उसका मतलब आप देखोगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को प्रैक्टिकली हर चीज़ में स्किल प्रोवाइड करना या फिर उसका 1-to-1 अटेंशन देना, इट नॉट पॉसिबल फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर भी एजुकेशन सिस्टम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, आपको बुक्स प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो ये उसका सक्सेस है कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब उतने बड़े चीज़ को भी मैनेज कर रहा है अच्छे लेवल पे, उतने बड़े चीज़ को भी मैनेज कर रहा है, भले ही वो उसका आप देखोगे तो क्वालिटी उतना क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है, बट क्वांटिटी में कहना कि वो मैनेज कर रहे हैं, हाँ। So what is the drawback of Indian education system? What is इंडियन एजुकेशन के सिस्टम का ड्रॉबैक तो काफ़ी सारे हैं। जैसे अपन कुछ इम्पोर्टेंट अगर ड्रॉबैक निकाले तो एक तो है कि आपका एजुकेशन सिस्टम प्लान नहीं है। प्लान इन द सेंस कि आप देखो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस ऑक्यूपेशन में, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन देखेंगे, ठीक है। तो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिंस इंडिपेंडेंस कहना कि एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर फील्ड एज कम्पेयर टू सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो आपका स्कूल का करिकुलम ही ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए था कि उसमें कहना कि एग्रीकल्चर बेस्ड एजुकेशन का ज़्यादा फोकस हो, जो कि नहीं है। और उससे होता क्या कि वही जब आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज सबके पास है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो अगर हमारा एजुकेशन कहने की एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस बेस्ड रहता था तो उसका प्रैक्टिकल करने में कहना कि उनको इजीनेस या एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाता था। सिंस आप एग्रीकल्चर का एजुकेशन देते हो कि हार्वेस्टिंग कैसे करना या सीजनल क्रॉप कैसे डिसाइड करना या मिक्स फार्मिंग या रिसेंट जो फार्म्स में जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्वापॉनिक्स हो रहा है, देन आप इंटेंस राइस फार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये तो एडवांसमेंट हो रहा है ना एग्रीकल्चर सिस्टम, तो आपके एजुकेशन सिस्टम में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप कैसे सोचोगे कि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रोग्रेस होगी? जैसे गवर्नमेंट का एम है
फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। हाँ। और इनकम डबल करने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट के स्केल पे, बट उसका प्रैक्टिकल या उसके रिजल्ट्स देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस फार्मर को अपग्रेड करना, उसका नॉलेज अपग्रेड कराना पड़ेगा ना फार्मर का। हाँ, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है। ट्रेडिशनल फार्मिंग, हाँ, जो आपको एडवांस फार्मिंग चाहिए। तो एडवांस फार्मिंग के लिए वो नॉलेज कैसे पहुंचेगा उसके, मतलब उसके पास कैसे पहुंचेगा कि हमको एडवांस फार्मिंग करनी है। तो आपको कहना कि प्लानिंग में आपके एजुकेशन प्लानिंग में एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए स्पेसिफाइड कोर्सेज होने चाहिए, या आपके करिकुलम का स्टार्टिंग से वो पार्ट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट हो गया फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के ऊपर ला सकते हो। हाँ, उससे क्या होगा कि सबसे अच्छी चीज़, जैसे कि कोई फार्मर का बच्चा कभी फार्मर बनने को नहीं देखते। एग्जैक्टली आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो जहाँ आपको पता है कि आपको मैक्सिमम अप टू 50% पॉपुलेशन आपकी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, लेकिन किसी भी फार्मर का ये ड्रीम नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी ही फील्ड में आगे बढ़े। तो आप अगर आपकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है और उससे 70 करोड़ पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो 40%। उनके जो बच्चे रहेंगे जो एजुकेशन सिस्टम में आएंगे और वो कहना कि ग्रेजुएट बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे या हायर एजुकेशन लिए रहेंगे, तो वो तो कभी ये नहीं सोचेंगे ना कि हम जाके फार्मिंग करें करके। तो इतनी मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए जॉब्स किस लेवल पे आप क्रिएट कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट की, है ना। जो 70% जो 70 करोड़ पीपल्स थे, हाँ। वो भी अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चले जाएंगे, वो तो जाएंगे ना। नहीं, अदर देन फार्मिंग। हाँ, अदर देन फार्मिंग। हाँ। तो आपके पास जो बचे दो सेगमेंट है, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, तो वो आपकी कितने जॉब जनरेट कर पा रहा है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ ही रहा है। मतलब आप देखोगे तो आज मतलब अनएजुकेटेड पॉपुलेशन के कंपेयर में एजुकेटेड पॉपुलेशन का 1/5 जो पोर्शन है वो अभी अनएम्प्लॉयड है। वो कहना है कि उसको आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, कि उनके जो एस्पिरेशंस है वो जो प्रेजेंट मार्केट में जॉब अवेलेबल है उसे मैच नहीं होते। जो उन्होंने स्टडी करके आया है। हाँ, जो उन्होंने स्टडी करके आया, जैसे कोई इंजीनियर बना होगा, कोई कंप्यूटर साइंस किया होगा या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा, तो वो मैच नहीं हो पा रहे हैं ना आपके प्रेजेंट जॉब से, मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने ये आपका करिकुलम डिज़ाइन करते या एजुकेशन पॉलिसी डिज़ाइन करते हुए ये मेन फोकस रहना चाहिए था आपका कि वाह ये ठीक है, एजुकेशन तो दे रहे हैं, टूल है, इसके बाद में जो उसके एस्पिरेशंस रहेंगे वो जॉब देखेगा या खुद का स्टार्टअप कोई ओपन करने की सोचेगा, तो उसको वायबिलिटी कितनी है मार्केट में कि वो किस फील्ड में कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये थोड़ा प्लान करना चाहिए था। जैसे एग्रीकल्चर आपका एक सेगमेंट है जहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। वो आपके लिए एक बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है ना। उसमें काफ़ी आज के डेट में काफ़ी सारी चीज़ें ना, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, देन फर्टिलाइजर्स के ऊपर रिसर्च हो गया, देन बायोपेस्टिसाइड्स हो गया। हाँ, अभी आजकल तो उसमें ड्रोन फार्मिंग और इसमें काफ़ी सारे एरिया अभी डेवलप हो रहे हैं। तो मेन सेंटर आपका एग्रीकल्चर के आसपास होना चाहिए और उसके आजू बाजू जितने आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो, इंटरलिंक, तो वो आपको एक प्रैक्टिकल एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाए, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स उसमें इन्वॉल्व करके। हाँ, तो वो आपको कैसे स्किल बेस्ड जैसे एजुकेशन की बात होती है, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए आपको बाकी सारी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा उस लेवल का। आपको इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी या आपको सर्विस सेक्टर में वैसे इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा सारे सेक्शंस का। यहाँ तो आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मतलब यहाँ आप रिसर्च कर सकते हो, यहाँ आप प्रैक्टिकली वो एजुकेशन दिला सकते हो कि फार्मिंग कैसे की जाती है, उसमें न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये बना बनाया आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आपका एजुकेशन सिस्टम अगर उस हिसाब से आप ढालोगे या उसे चेंज करोगे तो वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है। मतलब जो फील्ड में अपन, वो फील्ड में अगर अपन कुछ करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। और सेकेंड चीज़ ये भी है कि आप जैसे एजुकेशन में आप क्लासिफिकेशन करोगे
तो मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ठीक है। हर स्टेट कहने की डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आगे चलता है, मतलब एक की एरिया उनका रहता है डेवलपमेंट का। तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना के आप ये सोचोगे कि वो पूरे नेशन वाइड एक ही मतलब एक ही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू इन्वॉल्व योर स्टेट गवर्नमेंट इन योर एजुकेशन पॉलिसी टू डिसाइड देयर की एरियाज, हाँ, about education system. So if you link your key areas of state with your education system, that will survive, sustainable survival possible इसका। More than possible, that is now going on. हाँ, more than मतलब इससे तो इफेक्टिव रहेगा। जैसे हम पकड़ के चलेंगे कि कुछ स्टेट्स हमारे इसमें ऐसे हैं जो माइनिंग में काफ़ी आगे, लाइक झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो यहाँ पे माइनिंग बेस्ड एजुकेशन अगर मिले, ठीक है, तो दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर दो स्टूडेंट, उस स्टेट के स्टूडेंट के बेनिफिशियल रहेगा। लाइक इंडस्ट्रियल स्टेट्स है जैसे हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ के स्टूडेंट्स को अगर हम इंडस्ट्रियल बेस्ड एजुकेशन दें, तो आपको मतलब आपके स्टेट की कंपोनेंट कोर इंडस्ट्रीज पे या कोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे फोकस करना पड़ेगा। फार्मिंग एक सेक्टर हो गया, सेकंड आपका सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो आप देखो कि आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन किस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके हिसाब से आप एजुकेशन सिस्टम डेवलप करो, तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा कि आप उस हिसाब से आपके पॉपुलेशन को एडजस्ट कर पाओगे उस सेगमेंट में। वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, नेचुरल रहेगा। आपको आर्टिफिशियल में सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा। हम वो चीज़ें तो पहले ही फैमिलियर रहेंगे। अच्छा, हाँ, वो सारी चीज़ें हम फेमिलियर है। तो आप वो कर सकते हो ना कि आपको नेचुरल आर्टिफिशियल सेगमेंट क्रिएट ना करते हो, आप नेचुरल सेगमेंट में उसको एडजस्ट कर लो। बस आपको फिर उसको इम्प्रूव कराना है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। एजुकेशन सिस्टम में हम अगर उस अप्रोच से चलेंगे तो हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को उसमें इफेक्टिवली सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि भाई ग्रेजुएशन करके निकल तो जा रहे हैं, करेंगे क्या। आज के डेट में बच्चों के पास कंफ्यूजन वही है कि बन तो गया इंजीनियर, अब करूँ क्या। वो ऑप्शन नहीं बचता ना लोगों के पास में। अब जॉब करने जाओ तो जॉब को सेटिस्फाइंग जॉब मिल नहीं रही, फिर बचा क्या, तो गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलता है आपको, कंफर्टेबल जॉब है, वेल सैलरी है, सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना आपको आफ्टर रिटायरमेंट के, पेंशन मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जा रही है। सारी चीज़ें देखते हुए उसका फोकस चेंज हो जा रहा है। मतलब पैशन या उसके इंटरेस्ट से उसका इंटरेस्ट चेंज होकर वो शिफ्ट हो रहा है फ्यूचर सिक्योरिटीज के ऊपर। सबको गवर्नमेंट जॉब पसंद नहीं है, करना भी नहीं है, मैक्सिमम पॉपुलेशन करना भी नहीं है, बट ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास। आप प्रायोरिटीज सेट करोगे तो आप पहले तो अपना सर्वाइवल देखोगे ना। तो इफ यू डोंट हैव विजन इन योर पैशन, इन योर इंटरेस्ट, वेर यू मतलब आप कहाँ जाओगे। तो आप तो वहाँ जाओगे ना, वहाँ सोसाइटी के वैल्यूज क्रिएट करके गवर्नमेंट जॉब। इसीलिए आज के डेट में आप देखोगे तो आपको ये देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एजुकेटेड, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है, उनका कहना है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्सपेक्टिव ऐसे बन चुका है कि भाई ये सेफ है। सेफ जोन है। हाँ, ये सेफ जोन है। वो सेफ जोन से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि उनको अपने पैशन में, अपने कीन इंटरेस्ट में वो पर्सपेक्टिव, मतलब वो फ्यूचर नहीं दिखता है, उनको एक विजन नहीं दिखता है। तो आपको आके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, विजन बेस्ड बनाना पड़ेगा। That's the perspective. My next point is nowadays online education or online edtech platform is going on trend. So what do you think about that? Online education is good or bad? ये ऑनलाइन एजुकेशन जस्ट पैंडेमिक के बाद में आया है, ठीक है, मतलब उसके पहले भी था, बस उसको बूस्ट जो मिला है पैंडेमिक के बाद में मिला। और पैंडेमिक ये बोल सकते हैं ना कि वेदर इट इज़ गुड और बैड, या गुड और बैड बोलने से अच्छा है कि वो हमारे लिए वरदान रहा है कि श्राप रहा है। तो वो तो दोनों, मतलब हम दोनों पर्सपेक्टिव से उसको पकड़ लेते हैं। कहना कि वो हमारे लिए वरदान भी रहा है, वरदान इन द सेंस कि जिस ऑनलाइन मोड के ऊपर हम
10-15 साल से रिसर्च कर रहे थे और उसमें फ्यूचर देख रहे थे। तो वो प्रोसेस फास्ट हो चुकी है और डबल या ट्रिपल लेवल पे हो चुकी है। जैसे आप देखोगे कि गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफलाइन मोड से शिफ्ट होकर ऑनलाइन मोड पर आ गई, ठीक है। अब एजुकेशन की बात करी जाए तो ऑफलाइन मोड में एजुकेशन ना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, इजीली अवेलेबल है सभी के लिए। हाँ, एक्सेसिबल नहीं था। अभी जैसे इन केस आप हायर एजुकेशन लेके चलो या यूपीएससी नीट जेई लेवल के एग्जाम लेके चलो, तो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए पॉसिबल नहीं था, उसका एक्सेस पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में आने से हम देख सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज बढ़ चुकी है। आप उसको विद बेयर मिनिमम कॉस्ट में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ कई कई तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी आ चुके हैं जहाँ आपको फ्री मोड में हो एजुकेशन मिलता है, लाइक यूट्यूब, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके भी उन्होंने टॉप कर चुके हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह गेन की। तो ठीक है, मतलब इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उसको क्या बोलेंगे, हायर एजुकेशन में मिल रहा है। लेकिन आप प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में देखोगे तो उसके बेनिफिट्स उतने मिले नहीं है लोगों को, उतने कम है, क्योंकि हायर एजुकेटेड पर्सन उसके मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट्स को देख सकता है। हायर एजुकेटेड पर्सन, हाँ, उसका दिमाग उस लेवल पे चलेगा ना, मैं इस मोड से भी एजुकेशन गेन कर सकता है। बट आप प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को देखोगे तो उसको ऑनलाइन मीडियम्स आउट ऑफ हिज कवरेज बोले तो उसको समझेगा ही नहीं ना भाई। उसके आप मोबाइल ले दो उसके सामने और बोलो उसको दो टास्क, मतलब एक ही टास्क होंगे आपको सिर्फ मोबाइल पढ़ने के लिए, वो क्या करेंगे? उसको पढ़ने के अलावा यूट्यूब पे और ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, ही विल प्रोक्रास्टिनेट डेफिनेटली। तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में देखना ये है कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट बेस्ड ऑडियंस क्या है। आप देखोगे तो जो यंगर पर्सन, जो यंग पीपल्स है, वो ठीक है, आपके एजुकेशन सिस्टम का मतलब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट सक्सेसफुली बन चुकी है। बट जो छोटे बच्चे हैं, लाइक 1st to 10th कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन मोड सक्सेसफुल नहीं है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जिसके अपन रिजल्ट्स देख भी चुके हैं, ठीक है। वो उसमें हायर कैटेगरीज के जो लोग होंगे, जो मिडिल इनकम के होंगे, अपर मिडिल इनकम के जो लोग होंगे, उन्होंने उनके पेरेंट उस लेवल पे डेवलप, उनका माइंड सेट उस लेवल पे डेवलप है, तो वो शिफ्ट हो चुकी है। उसको देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बायजूस की क्लासेस लगा देते हैं या अदर कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होंगे तो उसकी कोचिंग लगा देते हैं, देन वो कंट्रोल भी करते हैं। पैरेंटल कंट्रोल है मिडिल क्लास इनकम का या अपर मिडिल क्लास इनकम के पेरेंट्स का, बट लोअर क्लास इनकम के या बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सनस के, उनके पास तो गैजेट्स नहीं है ना अवेलेबल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। गैजेट्स नहीं है, फर्स्ट गैजेट मतलब वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है उनके पास, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास अवेलेबल। देन किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है भी, मोबाइल अवेलेबल ले भी लिया या लैपटॉप ले भी लिया, तो उसको हैंडल कैसे करें? उस लेवल का नॉलेज अवेलेबल नहीं। पैरेंटल कंट्रोल की बात तो दूर की होगी, उनके पास आ भी गया तो उसका यूज़ कैसे करे, उस लेवल का इंफॉर्मेशन, मतलब क्लासेस का क्या टाइमिंग होता है, क्लासेस कौन से, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, ठीक है, उसका रिविजन मोड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें अभी आइडिया से पार है, वो आया है उस सिस्टम। तो आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हमें ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं और किस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हमको वही ट्रेडिशनल मोड से चलना पड़ेगा जहाँ फिजिकल एजुकेशन दिया जा सकता है। विलेजेस लेवल पे या स्मॉल टाउन्स लेवल पे आपको अभी भी फिजिकल टीचर्स की ज़रूरत ज़्यादा है, उसको आपको बढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। So most of the people that are living in India go abroad to study. Why? What is the reason behind that? अब्रॉड में स्टडी करने के दो पर्सपेक्टिव, मेरे ख्याल से दो पर्सपेक्टिव उसमें। एक तो हमारा उसमें भी ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, ईस्टर्न से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज है।
तो हमारा वेस्टर्न लाइफस्टाइल का कंसेप्ट ही अलग है। मतलब हमारे ओवरऑल वर्ल्ड का कंसेप्ट है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू देयर लाइफस्टाइल। तो एक तो वो है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं, तो हम फॉरेन एजुकेशन प्रेफर करते हैं वहाँ के लाइफस्टाइल को जीने के लिए। सेकंड है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमारे पास वो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वो लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है, या वो लेवल का रिसर्च मटेरियल या इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है कि उस फील्ड में अगर उसका पैशन है, इंटरेस्ट है, तो उसमें ग्रोथ कितनी कर पाएंगे। ठीक है, ये एक उनके पीछे का रीज़न हो सकता। और जैसे कुछ मीडियम्स है एजुकेशन के हमारे यहाँ, जो जिसमें हम टॉप तो करते हैं, लाइक टॉप इन द सेंस कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास अवेलेबल है कुछ फील्ड्स, सर्टन फील्ड्स में अवेलेबल है, बट वो भी लिमिटेड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की पूरी की पूरी पॉपुलेशन नहीं आती। जैसे हमारे पास IITs अवेलेबल है जो टॉप मोस्ट रैंक होल्ड करते हैं वर्ल्ड में। IITs है, IIMs है, एम्स है, ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए, टेक्निकल स्टडीज़ के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, बट वो सर्टन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ही रिटेन मतलब सर्वाइव करती है। लिमिटेड मेडिकल्स में लिमिटेड सीट्स होने की वजह से हम मेडिकल एजुकेशन के लिए बाहर ही देखते हैं, क्योंकि उसके बाद की कॉस्ट जो इंडिया में है 1/3 है बाकी कॉस्ट। वो तो बाकी कॉस्ट 1/3 यहाँ लगभग 80 to 90 lakhs। हाँ, अगर आपको मेडिकल फील्ड में आपको एजुकेशन लेना है तो यहाँ कहना कि 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा होता है, उतनी कॉस्ट है वहाँ की। ये फॉरेन में 10-15 लाख में हो जा रहा है, 25 to 30 lakhs, मैक्सिमम 25 to 30 लाख हो जाता है मैक्स टू मैक्स। तो आप क्या देखोगे, क्यों ज़रूरत है आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जाके वो लेवल की डिग्री गेन करना। तो आप देखोगे ना फॉरेन में अगर वही डिग्री आपको, उस लेवल की डिग्री आपको कम कॉस्ट में मिल जा रही है, तो आप फॉरेन एजुकेशन प्रेफर करोगे। से कुछ चीज़ें इसलिए भी कि आपको रिसर्च मटेरियल वहाँ अच्छे से मिल जाता है। रिसर्च मटेरियल या रिसर्च करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो दैट्स व्हाई यू गो टू अब्रॉड फॉर योर फॉरेन एजुकेशन। Is there any difference between their education and ours in education? ये डिफरेंस तो काफ़ी मेजर डिफरेंस है। ये आपको कुछ लेवल्स पे दिख भी जाएगा। जैसे फॉरेन में प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन में अवेलेबल है वो हमारे यहाँ नहीं दिखा है, मतलब आपको नहीं दिखेगी। इवन दो हम कुछ आप मिडल एशिया या उसको सेंट्रल एशियन कंट्री जो है, लाइक आपका उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एज कम्पेयर टू इंडियन GDP जो, ठीक है, फिर भी या फिर हम करेंसी की अपने इंडियन रुपीज़ की वैल्यू उनके करेंसी के साथ में कंपेयर करके देखेंगे तो कहना कि दे आर लेस डेवलप्ड दैन इंडिया। हाँ, फिर भी उनके यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज मॉडर्न है, मॉडर्न लेवल पे एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे आप देखोगे कि GDP का 2-3% कहने के इन्वेस्ट होता है एजुकेशन को। तो वो फिगर फॉरेन में ऑन एन एवरेज कहने की आपको 6 to 7% या 7 to 8% के आसपास मिलेगा। आप GDP का अगर डबल या ट्रिपल मतलब एक्सपेंड करोगे तो कहने कि आपको उस लेवल की फैसिलिटी यहाँ पे भी क्रिएट करना आसान है। तो एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काफ़ी डिफरेंसेस है। देन आपका करिकुलम जो डिज़ाइन हो रहा है, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी डिज़ाइन हो रही है वो कहना कि ट्रेडिशनल मोड पे चल रही है अभी। उसमें जो करंट पर्सपेक्टिव है वो एड इन है। जैसे आप देखते हो कि इंडियन एजुकेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से जैसे अभी उनके जो बजट्स डिक्लेयर होते हैं या इकोनॉमिक सर्वे डिक्लेयर होते हैं उसमें आप देखते हो कि सनराइज सेक्टर्स कौन से, जब गवर्नमेंट के ही हिसाब से जो सनराइज सेक्टर है इसमें स्पेस है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, देन आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, देन कनेक्टिविटी है, देन ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, या सोलर एनर्जी या एनर्जी
रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके सनराइज सेक्टर है। तो आपका एजुकेशन सिस्टम को भी ये जो जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, उसको फिट करना पड़ेगा आपके इसमें। हाँ, आपके एजुकेशन सिस्टम में। तो ये डेवलपमेंट फॉरेन में हो रहा है, उस लेवल पे हो रहा है। अपने यहाँ उस वो इनिशिएटिव आने को अभी भी टाइम है। मतलब हम वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन आपके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, या आज हमें 2020 में दिख रहा है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। वो आपके आपके करिकुलम में वो ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी भी सिर्फ वो पेपर बेस्ड पॉलिसी है। यस, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज भी पेपर बेस्ड पॉलिसी है। अभी उसको इम्प्लीमेंट होने में शायद से टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ये फास्ट मोड में हो जाए तो कहना कि हम ये देख सकेंगे कि फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम माइट भी एडवांस हो सकता है, या उस लेवल पे आ सकता है। उस लेवल पे तो भी आ सकता है। वी हैव टू फोकस आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम टेक्सचुअल नॉलेज टू प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ, स्किल बेस्ड नॉलेज। So from this point, my next question is, will degree be irrelevant in next coming years? What do you think? That most of the engineers or MBA students are unemployed. What's the reason behind that? First Exactly. डिग्री आपके मतलब हम देख सकते हैं पिछले कुछ साल में डिग्री आपके करियर को डिज़ाइन करने में कोई रिलेवेंट उसको क्या बोलेंगे रोल प्ले नहीं करती। जैसे कि आप इंजीनियर तो बन जाते हो, जॉब कहाँ करते हो? बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। या फिर आप कॉमर्स लेवल का नॉलेज तो गेन कर रहे हो और आप जॉब कहाँ कर रहे हो? IT सेक्टर, ठीक है। आप आर्ट्स लेवल का नॉलेज तो गेन कर रहे हो, बट आप जॉब कहाँ कर रहे हो? वो भी बैंकिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब इसके पीछे कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे मेन कारण आप देखेंगे, यहाँ तो आप डिग्री ही उस मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे। जब आपको डिग्री परसू करना है, वेदर इट इज़ इन साइंस फील्ड, वेदर इट इज़ इन कॉमर्स फील्ड, या आपको आर्ट्स फील्ड में डिग्री लेना है, तो ये या तो ये हो रहा है कि आप जब डिग्री ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। या सेकंड ये हो सकता है कि डिग्री को उस लेवल से डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो आपके इंटरेस्ट को कहना है कि सस्टेन कर पा रहा है। हम क्यों चाहते हैं कि हमको डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में मिले, या डॉक्टरी फील्ड में मिले, या फिर कॉमर्स फील्ड में मिले? क्यों ना हम डिग्री को इंटरेस्ट स्पेसिफाइड बना दें। जैसे हमने अभी कोर इंडस्ट्रीज की बात की, या फिर सनराइज सेक्टर्स की बात की, जैसे स्पेस हो गया, AI हो गया, तो आप डिग्री को उस फील्ड में ला लो। स्पेस सेक्टर के लिए एक डिग्री, AI सेक्टर के लिए एक डिग्री, या हम फार्मिंग एजुकेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए या उसमें आप आपको डिग्री प्रोग्राम आना चाहिए। हाँ, that is more practically that will be more practical than these traditional degree systems. तो ये कहना कि आपके एस्पिरेशंस को वहाँ फुलफिल करेंगे, आपकी की इंटरेस्ट एरियाज को वहाँ फुलफिल करेंगे। जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना है, तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लिए एक डिग्री प्रोग्राम डालो, जहाँ का करिकुलम ही वो उसी हिसाब से डिज़ाइन हो, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि एम्स की ही ज़रूरत है, ठीक है। आप जैसे देखोगे आपको एम्स में जाना है तो आपको नीट लेवल की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। फॉर एनी मेडिकल एंट्रेंस, फॉर एनी मेडिकल लेवल एंट्रेंस एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट। बट आप देखोगे कि भाई नीट में आपको जो उसमें एडमिशन के लिए आपको कहना है कि उसमें टॉप करना पड़ता है, कुछ सर्टन लेवल मार्क्स 1%, हाँ within 1%, हाँ, अगर वो लेके चल रहे मैक्सिमम, मतलब 100% 100 स्टूडेंट अगर वो ड्रीम लेके चल रहा है, तो उसमें से आप एक या नहीं
नॉट इवन मोर देन 1%, Not even, yes. मतलब वो आपके सिस्टम के थ्रू जा नहीं रहा। और फिर बाकी लोगों की जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, उनकी फील्ड होंगी, वो इंटरेस्ट होगा, तो वो लोग तो छूट जा रहे हैं ना उस सिस्टम में से। और फिर उनको मेडिकल लेवल में, मेडिकल सेक्टर में अपना करियर डेवलप करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं, तो फिर वो मुश्किल से कोई और सब्जेक्ट ले लेना, वही ऑप्शन करता है ना उसके पास। तो यही है हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहना कि हमारे ड्रीम्स का या हमारे एस्पिरेशंस का पार्ट नहीं बन रहा है। दैट्स व्हाई वी आर कंफ्यूज अबाउट, मतलब आपने अगर आपकी डिग्री गेन भी कर ली, आपने इंजीनियरिंग में डिग्री गेन कर ली, या मेडिकल में डिग्री कर ली, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में आपने डिग्री गेन कर ली, फिर भी आपको ये लगता है कि वो आपके एस्पिरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट्स व्हाई यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम दैट मोड टू अनदर, या दैट सेक्टर टू अनदर सेक्टर। हाँ, तो ये चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है कि डिग्री लेवल का ये जो कैटेगराइजेशन है उसको एंड कर देना चाहिए। हाँ, यू हैव टू मेक योर डिग्री प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स या डिप्लोमा प्रोग्राम ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट प्रेफरेंस। जैसे आप मेडिकल में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे आप मेडिकल एग्जाम, जैसे हमारे कॉमर्स फील्ड में या सीए या सीएमए लेवल पे भी उसका काफ़ी सारे सेक्टर में स्कोप्स है। तो आप उसको एज ए ओवरऑल सीए को वैल्यू देने से अच्छा है कि आप उसमें टैक्सेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ला लो, या कॉस्टिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ला लो। और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वी शुड हाँ, डू तो एनी कोर्स। उसमें सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्टीज रहेगी, टैक्सेशन के लिए सेपरेट, ऑडिट के लिए सेपरेट, देन कंपनी लेवल नॉलेज के लिए, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए सेपरेट। तो व्हेन यू आर वांट टू परस्यू सेक्रेटरियल लेवल नॉलेज, व्हाई यू आर गोइंग टू ऑडिट पर्सपेक्टिव? ऑडिट का नॉलेज लेके आप क्या फायदा मिलेगा उसमें से? नथिंग। तो चेंजेस आने चाहिए उसमें। Yes, from your point, the skill is more important than degree. Skill is more important than degree, even though I realized when I am going to pursue, मतलब मैं जब मैं CMA की डिग्री कर रहा था, तो मुझे ये कहना कि कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई तेरी CMA की डिग्री कंप्लीट भी ना हो जाए, फिर भी तूने जो 5-6 साल का स्किल, मतलब तूने जो एक्सपीरियंस उस फील्ड में डेवलप कर लिया, सो यू कैन अर्न, मतलब तुम अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ये मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था उस टाइम। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ रियलाइज हुई है कि वह डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री मैटर नहीं करती आपके अर्निंग के लिए। मैक्सिमम लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज होने को है कि वहाँ आपके पास डिग्री, इवन दो यू डोंट हैव डिग्री, यू कैन मेक सक्सेस इन योर की एरिया, योर की एरिया, या योर पैशन। मतलब तुम्हारे पैशन में आप अपना सक्सेस गेन कर सकते हैं। आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, है ना? जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन के पास यहाँ डिग्री कंप्लीट होती है। जहाँ आर्टिस्ट देखेंगे, मैक्सिमम आर्टिस्ट दे डोंट हैव कंप्लीटेड इवन देयर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। ठीक है, Means degree will not judge you that you are intelligent or not. हाँ, डिग्री कोई टैग नहीं है, मतलब आप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो। हम ऐसे काफ़ी सारे हम ग्रेजुएट्स देख सकते हैं जो ऐसे भी काम कर रहे हैं जो करने की उनको ज़रूरत नहीं है। हाँ, Skill is more important than degree. Then my point is that we should depend on government for our skills like degree only. हाँ, मतलब अभी हम जैसे किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा क्यों है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं लाई है, या गवर्नमेंट काफ़ी लेट वो पॉलिसीज़ लेके आ रही है, या पिछले फ्रॉम 70 to 75 years व्हाट वी हैव बीन अचीव्ड, ऐसे कुछ क्वेश्चन पे हम अभी भी सवाल, मतलब कुछ चीज़ों पे हम सवाल उठाते हैं। तो और वो सवाल का जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ने ही वैसे कुछ डिज़ाइन नहीं किया। चाहिए तो गवर्नमेंट को ही डिज़ाइन करना, क्योंकि उसमें
मास लेवल पे वो जो कर सकती है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, बट स्टिल हमारे सोसाइटी का पॉइंट बदला है क्या उसके ऊपर? हमने स्किल बेस्ड एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, क्या हमने कभी दी भी है कि नहीं दी है? ठीक है, ये सब चीज़ें उस पर भी डिपेंडेंट होती है ना। देखो सोसाइटी को डेवलप करने में दो सेक्शन, एक तो गवर्नमेंट है आपकी और आपकी खुद सोसाइटी है। आप सोसाइटी का पर्सपेक्टिव भी तो स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए कभी चेंज नहीं हुआ। उनको लगा कि डिग्री ही इंपॉर्टेंट है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या एडवोकेट बन जाए, यही उनका ड्रीम रहा है ना इतने सालों से। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट बन जाए या किसी एक्टर बन जाए या किसी स्पेसिफिक आपका सेक्टर का या सब्जेक्ट का एटलीस्ट रिसर्चर बन जाए। आप ये भी देखोगे कि हमारे आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स कितने का ये ड्रीम है कि मैं उस सब्जेक्ट का रिसर्चर बन जाऊँ? हार्डली 1% भी नहीं निकलेगा उसमें से। तो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए भी आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने को ना, स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए भी आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने को ना, मतलब व्हाई डू यू थिंक अबाउट दैट व्हेन यू अर्न डिग्री? आपको डिग्री मिल जाएंगी तो ही आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे। इवन यू कैन मेक दैट गुड अप, मतलब उससे भी बेटर अर्निंग आप स्किल बेस्ड एजुकेशन से या सिर्फ स्किल लेके उतना पैसा कमा सकते हो, ये उतनी अर्निंग कर सकते हो। अभी तो आपको जॉब्स तो मिलने वाली है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी मतलब जैसे प्राइवेटाइजेशन जिस लेवल पे बोल रहे हैं, तो अभी आपको बचता है जॉब ही करनी है, तो आपको बचा तो एक प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में जो प्रायोरिटीज दी जाती है वो तो स्किल बेस्ड नॉलेज पे ही दी जाती है। ठीक है, आपके पास डिग्री किस फील्ड की है वो डिपेंड, मतलब वो मैटर ना करते हुए आपको उस फील्ड का नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं वो भी देखा जाता है। तो आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा फॉर योर क्या बोलते हैं उसके लिए, हाँ, टूवर्ड्स स्किल बेस्ड एजुकेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है या सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है या और किसी फील्ड में इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप देखो ना आपके आसपास कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है या कोई ऐसा बिजनेस सेटअप्स है जहाँ आप जाके आप अपने उस लेवल को, वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज को आप प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो यू कैन डू दैट, मतलब यू हैव टू डू दैट, यू कैन डू दैट, you have to do that, you have to earn from 6 months to 3 years knowledge। जब आप नॉलेज गेन कर लोगे तो you don't need even perspective of jobs, you can develop your own setup, you can start your own startup, you can start up your own business in that field। जैसे मैंने CA या CA में हमारे जो फील्ड है, जैसे मैंने CA में किया है, तो हमारे CA में या जो CA लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर करिकुलम, मतलब वो डिज़ाइन जब उन्होंने CA वालों ने जो कोर्स डिज़ाइन किया है उसमें वो डाला ही हुआ है कि आपको इंटर के बाद फाइनल की एग्जाम देने के लिए 2.5 साल की ट्रेनिंग तो पूरी करनी आर्टिकल पूरी करनी ही करनी, और जब फाइनल हो जाए उसके बाद में 6 मंथ की, मतलब हमारा ओवरऑल 3 इयर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने को, जो 3 इयर्स की ट्रेनिंग और वो CA की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में उसको मार्केट में और एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत ही नहीं है। ही इज नॉलेजेबल पर्सन, सो ही कैन गो एनीवेयर एंड ही कैन अप्लाई फॉर जॉब, मतलब वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, उनका प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो अपना आपको क्या बोलते वो उसको क्या बोलेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है या उनको वो सर्विस दे सकता है, लीगल सर्विस दे सकता है। क्योंकि जो CA का कोर्स है वो कोर्स के साथ इंटर्नशिप में इन्वॉल्व किया है, वो कोर्स के वो उनके कोर्स का पार्ट ही है। हाँ, अनलाइक इंजीनियरिंग और MBA में भी आपको प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत रहती है, विदाउट उसके आपकी डिग्री नहीं, वो कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज। अच्छा, कोर्स के अंदर जैसे कि आपके कोर्स के अंदर CA के अंदर हाँ, पहले से इन्वॉल्व है, MBA में मतलब जो
जैसे कि डिफरेंस क्या आता है इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट और सीए जो भी है कि इंजीनियरिंग में क्या कौन पढ़ा रहा है, लेक्चरर्स पढ़ा है जो कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किए हैं और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा, उनको सिर्फ थ्योरी मिल रहा है। जैसे कि मेडिकल में क्या है कि उनको पढ़ा कौन रहा है, जो खुद डॉक्टर है, जो खुद डॉक्टर है, और उनको जैसा थ्योरी हो गई, शाम को उनको कॉलेज में हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, मेरा वही कहना था कि यहाँ प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन मिल रहा है ना मेडिकल फील्ड में भी। हाँ, इसलिए वो एम्प्लॉयड ज़्यादा है उसके एम्प्लॉयड। देन मैंने कहीं किसी प्रोग्राम में ये भी मेरे ख्याल में, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में ये चीज़ आई कि जैसे आपकी इंडस्ट्री है और आपका एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइड बाय साइड रहने इंडस्ट्री जैसे MBA कॉलेज है और यस जो इंडस्ट्रीज वहाँ की है वो साइड बाय साइड रहे, तो कैसे वो शाम को जाके सेम लाइक मेडिकल कॉलेजेस, हाँ हॉस्पिटल जैसे जगह हाँ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों एक ही जगह पे है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि भाई 6 घंटे अगर उसने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया तो 2 घंटे जाके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है, 2 से 3 घंटा। हमारा पूरा कोर्स खत्म होने के बाद उनको जाके इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आपका कोर्स खत्म होने के बाद में आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, वो आपके 3 साल या जो 5 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उसी के अंदर वो हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग में भी अगर हम वो सेम चीज़ ला लें या बाकी कॉमर्स लेवल के एजुकेशन या आर्ट्स लेवल के एजुकेशन में अगर वो सेम चीज़ ला ले कि आपका कॉलेज ही वही सेटअप है जहाँ उसकी इंडस्ट्री या उसका मार्केट सेटअप है, तो दैट विल लिंक, मतलब इसको ट्रेन मैन पावर या एजुकेटेड मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ फुलफिल हो जाएगी। और उन कॉलेजेस को आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराने के लिए या स्टूडेंट्स को Thank you.